हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर 4 है, जिसका टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे E0 M+2 M पोटेंशियल क्या होता है, E0 M+3 M+2 पोटेंशियल क्या होता है, और इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या अफेक्ट होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल और कंसेप्चुअल होने वाला है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी और आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M+2 एक्वस M सॉलिड वैल्यूज़ की, यानी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है M+2 M वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे ऑब्टेन्ड होती हैं और उनका क्या ट्रेंड होता है 3D सीरीज़ के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यूज आर द मेजर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंजेस दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या होती हैं और हमको क्या बताती हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमको बताती हैं कि टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज का मेजरमेंट क्या होगा, जो डिटरमाइन करेगा किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसी सॉल्यूशन के अंदर, राइट। अब देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की, जहां हम कह रहे हैं E0 M+2 M वैल्यूज़ की बात करें, तो यहाँ पे जो E0 वैल्यूज़ आती हैं वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको आप मेटल के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हो, जहां मेटल सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होगा और उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी योर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोलते हो। फिर है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आप उस गैसियस मेटल एटम से गैसियस मेटल आयन बनाते हो, तो वो जो एंथैल्पी चेंज होगा उस प्रोसेस के दौरान वो होगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और फिर लास्ट में आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जहां आप गैसियस मेटल आयन से एक्वस मेटल आयन बनाते हो और उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, तो जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M+2 M वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना चाह रहे हो, मेज़र करना चाह रहे हो, तो आपको ये 3 एंथैल्पीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि आप इजीली कंपैरिजन 2 डिफरेंट मेटल का कर पाते हैं, राइट। अब आगे देखिए, लोअर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यूज और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन वैल्यूज, द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखो, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसकी वैल्यूज जितनी कम आती हैं, जितनी कम आएंगी उससे पता चलेगा कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मेटल की वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो अभी जो बात आपको समझाई उसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक पहले बताते हैं, फिर उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि E0 M+2 M एक्वस, जो E0 M+2 एक्वस M सॉलिड वैल्यूज़ जो हमारे सामने आती हैं, अगर वो लो और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो M+2 का M में रिडक्शन है ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये वैल्यूज़ लो एंड नेगेटिव आती हैं तो ये सजेस्ट करता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। और अगर E0 M+2 एक्वस M सॉलिड वैल्यूज़ हाई एंड पॉजिटिव आती हैं, तब इसका मतलब है कि ये रिडक्शन इजीली हो गया है, और M+2 जब M में रिड्यूस हो गया है तो ये वैल्यू कैसी आ रही है? हाई एंड पॉजिटिव। और उसका मतलब ये है कि ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंटल फॉर्म है, M सॉलिड फॉर्म है, वो मोर स्टेबल है, राइट। अब इस प्रोसेस को हम समझने के लिए एक काम करते हैं कि M सॉलिड से एक्चुअल हमारे पास स्पीसीज़ कौन सी है? M सॉलिड, और उससे हम किस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं? M+2 एक्वस आयन के अंदर। और ये कब होगा? जब M सॉलिड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। तो M सॉलिड का M+2 एक्वस
में कन्वर्जन, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं और इसमें होने वाले एंथैल्पी चेंज को समझते हैं, जिससे पता चलेगा कि कब ये वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, हाई आती हैं, और कब ये वैल्यू नेगेटिव आती हैं और लो आती हैं। और जब वैल्यू लो और नेगेटिव आएंगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, और अगर वैल्यू हाई और पॉजिटिव आ जाएगी तो उससे समझ में आ जाएगा कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, अब आगे देखिए, डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ आती हैं E0 m+2 m वैल्यूज़ को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, वहाँ होने वाले एंथैल्पी चेंज को कैसे समझते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, हमारे पास एक मेटल है सॉलिड स्टेट में जिसको हम m+2 एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ होने वाला एंथैल्पी चेंज हो गया ΔH। ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है m सॉलिड से m+2 एक्वस में कन्वर्जन, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, m सॉलिड से m गैस बनाएंगे, यानी जो मेटल सॉलिड स्टेट में है उसको गैसेस स्टेट में लेके आएंगे, और इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी और यहाँ ΔH पॉजिटिव आएगा। ये प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या हो गया, आपके पास मेटल आ गया गैसियस स्टेट में। अब इसको आपको आयोनाइज करना है और आपको मेटल +2 गैसियस आयन बनाना है, और मेटल +2 बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो पहली बार जब आपने इलेक्ट्रॉन हटाया, देन इट विल बी योर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फर्स्ट, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया, देन इट विल बी योर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सेकंड। और आप क्या कर रहे हो, जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ΔH की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मेटल सॉलिड से मेटल गैस बन गया, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, मेटल गैस से मेटल m+2 गैसियस आयन बन गया। अब ये जो m+2 गैसियस आयन है इसका आप हाइड्रेशन कराओगे, और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट विल बी योर ΔH हाइड्रेशन, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। और यहाँ ΔH की वैल्यू नेगेटिव आती है। ΔH की वैल्यू नेगेटिव हमको ये सजेस्ट करती है कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, जहाँ हीट रिलीज होगी। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था, फर्स्ट स्टेप था, वहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड प्रोसेस का जो सेकेंड स्टेप है वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो ΔH का रिजल्टेंट साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, रिजल्टेंट हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये सारा पता चलेगा फर्स्ट और सेकेंड स्टेप की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा है ऐड होने के बाद, या थर्ड वाले स्टेप की एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज में से कौन सी एनर्जी हीट ज़्यादा है, वहाँ से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ΔH का साइन क्या है, और वहाँ से पता चलेगा कि m+2 में ईजिली कन्वर्ट हो रहा है या m का कन्वर्जन m+2 में नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर ΔH नेगेटिव आता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तभी मेटल सॉलिड से m+2 एक्वस आयन का फॉर्मेशन हो पाएगा। और अगर m सॉलिड से m+2 गैसेस आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स ΔH यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब जरा समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे यही बात आपको बताई गई है। ΔH जो रिजल्टेंट एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सेकंड, प्लस ΔH हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के सम के बराबर। यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो है हीट रिलीज, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका जो साइन है वो होता है ΔH नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि ΔHA एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फर्स्ट एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सेकंड, ये तीनों के तीनों हीट एब्जॉर्ब्ड हैं, जिनका ΔH वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हमें ये देखना है कि ΔH पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं या ΔH नेगेटिव वाली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, वो डिसाइड करेंगी कि ΔH का साइन क्या आएगा, और वहीं से पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और वहाँ से हम बता सकते हैं कि E0 m+2 m वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट, जहां हम कह रहे हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो रिलीज्ड हीट से ज़्यादा है। एब्जॉर्ब्ड हीट मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड है उसका सम, हीट जो रिलीज्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी है उससे ज़्यादा है, तो आपका जो नेट ΔH आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और जब m+2 से m
यानी m से जो m+2 वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली m सॉलिड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो अगर आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव आता है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा m जो सॉलिड है वो m+2 एक्वस से ज़्यादा स्टेबल है। और जब m सॉलिड ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली E नॉट m+2 m में क्या कंडीशन होगी कि m ज़्यादा स्टेबल है तो m+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो E नॉट m+2 m वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएगी। कब? जब डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है। m सॉलिड की स्टेबिलिटी m+2 एक्वस से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की, और उससे पहले इसका कंक्लूजन समझते हैं फर्स्ट केस का। तो फर्स्ट केस का कंक्लूजन ये हो गया कि रिडक्शन ऑफ m+2 इंटू m इज ईजी बट द ऑक्सीडेशन ऑफ m इंटू m+2 इज डिफिकल्ट। जाहिर सी बात है, E नॉट m+2 m वैल्यू से हम क्या बता पा रहे हैं कि m+2 का m में रिडक्शन ईजी है, जबकि m का m+2 में ऑक्सीडेशन है वो डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पे, जहां हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन, इन तीनों का हीट एब्जॉर्ब्ड का जो सम है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हीट रिलीज से कम है। यानी नेट इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इस दौरान स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m+2 एक्वस की स्टेबिलिटी m सॉलिड से ज़्यादा है। और जब m+2 एक्वस की स्टेबिलिटी m सॉलिड से ज़्यादा है तो E नॉट m+2 m वैल्यूज़ क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। ठीक है, इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें कि अगर m+2 m वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, इसका मतलब m+2 का m में रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन m का m+2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या रहा कि रिडक्शन ऑफ m+2 इंटू m इज डिफिकल्ट वाइल द ऑक्सीडेशन ऑफ m इंटू m+2 एक्वस इज ईजी। m+2 एक्वस का m के अंदर जो रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो एंड नेगेटिव है, जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ m इंटू m+2 एक्वस इज ईजी। ओके, अब आगे देखिए। तो अभी जो आपको सारी कहानी समझाई उसका समरी अगर हम करें, समराइज करें बात को, कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि उस स्पीसीज़ का रिडक्शन इजी होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन जो करने वाले हैं वो प्रोसेस डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है उस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, लेकिन रिडक्शन डिफिकल्ट है। तो जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर किया है, तो जिन स्पीसीज़ के लिए SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि रिडक्शन ईजी होता है बट ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो एक बार हम E नॉट m+2 m वैल्यूज़ का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है उसका एक बार एक्सप्लेनेशन देते हैं। ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ E नॉट m+2 m वैल्यूज़ विथ स्टेबिलिटी। आप ये कहना चाह रहे हो कि m+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके m सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो E नॉट m+2 m वैल्यूज़ हैं या तो पॉजिटिव आ सकती हैं या नेगेटिव आ सकती हैं। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है m+2 m में रिड्यूस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस इजी है, और m+2 m वैल्यूज़ नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन नहीं हो पा रहा है, रिडक्शन डिफिकल्ट है। रिडक्शन इजी है, इसका मतलब क्या हुआ, m+2 एक्वस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके m बना लिया, और m क्यों बनाया, क्योंकि m ज़्यादा स्टेबल है। तो जब रिडक्शन इजी है, E नॉट m+2 m वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो उस समय हम ये बोल देंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, m सॉलिड की स्टेबिलिटी m+2 एक्वस से ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ m+2 एक्वस m वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, उसका मतलब है रिडक्शन प्रोसेस कैसा है, डिफिकल्ट है, और रिडक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि m+2 एक्वस इजीली m में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इजीली m में रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि m+2 एक्वस की स्टेबिलिटी m से ज़्यादा है। ओके, अब ध्यान से देखिए आगे। ये तो हमने समझा E नॉट m+2 m वैल्यूज़ होती क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कैसे उन वैल्यूज से हम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आते हैं 3D सीरीज़ पर, जहाँ पे हम जो वेरिएशन होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अमॉन्ग द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉपर शोज यूनिक बिहेवियर हैविंग पॉजिटिव E नॉट m+2 m वैल्यूज विच इज E नॉट इक्वल टू +0.34 वोल्ट। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स हैं
उन सभी में नेगेटिव ई नॉट एम प्लस टू एम वैल्यूज़ मिलती हैं सिवाय कॉपर के, जिसमें एक यूनिक बिहेवियर होता है। और यूनिक बिहेवियर क्या होगा, जिसमें उसकी ई नॉट एम प्लस टू एम वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। और वो वैल्यूज़ क्या हैं कॉपर के लिए, तो कॉपर प्लस टू कॉपर के लिए जो वैल्यू आती है वो है प्लस 0.34 वोल्ट, जो कि स्टूडेंट्स आपने डेनियल सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ रखा है। अब ऐसा क्यों होता है, कॉपर के लिए वैल्यू पॉजिटिव क्यों आती हैं, तो देखिए ध्यान से, इसका रीज़न दे रखा है। क्या कह रहा है रीज़न, ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन and high values of first and second ionization enthalpies, and also due to low hydration enthalpy comparatively results in the requirement of greater amount of energy for the conversion of copper solid into copper plus 2 aqueous. So E naught copper plus 2 copper values comes out to be positive. देखो सीधी सी बात है, हमने क्या कहा, जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ नेगेटिव या पॉजिटिव आती हैं, उनका सीधा सीधा रिलेशन किस बात से है कि वो जो प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा ऊपर की तरफ, उसमें एंथैल्पी चेंजेस के साइन क्या है, वहाँ पॉजिटिव साइन है तो स्टेबिलिटी अलग होगी, नेगेटिव साइन है तो स्टेबिलिटी अलग होगी। तो देखिए हमने जो ऊपर वैल्यूज़ बताई हैं कि ई नॉट एम प्लस टू एम वैल्यूज़ जो आ रही हैं कॉपर के लिए वो पॉजिटिव है, वो इसलिए है क्योंकि कॉपर के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है डेल्टा एच ए है, उसकी वैल्यू भी हाई है, और फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी हाई है। और ये दोनों क्या हैं, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एक तरह से एब्जॉर्ब्ड हीट है, तो एब्जॉर्ब्ड हीट बहुत ज़्यादा है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लो है। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एच नेट क्या आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इसीलिए कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस 2 के कन्वर्जन होने के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए कॉपर सॉलिड कॉपर प्लस 2 एक्वस से ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए कॉपर प्लस 2 एक्वस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और उस दौरान इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव ई नॉट एम प्लस टू एम वैल्यूज़ आती हैं कॉपर के लिए, उसकी वजह से कॉपर के बिहेवियर में क्या चेंज होता है, कॉपर की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होता है। तो देखिए ध्यान से, तो अगर हम बात करें कि कॉपर के लिए जो हाई और पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज़ आती हैं उसकी वजह से कॉपर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, तो सबसे पहली बात देखिए, ड्यू टू हाई एंड पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज़ कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। कॉपर के लिए ई नॉट वैल्यू बहुत ही पॉजिटिव है और हाई है, इस वजह से कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस नहीं कर सकता, एसिड से रिएक्शन होने के दौरान हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता कॉपर। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पॉजिटिव और हाई ई नॉट वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की, जैसे कि HNO3, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, वो कॉपर के साथ रिएक्शन करती हैं, जिस वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और एसिड रिड्यूस होंगे। पर ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की ही बात हो रही है, नॉर्मल एसिड्स की बात नहीं हो रही। नॉर्मल एसिड्स के साथ कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HNO3, hot concentrated H2SO4 etc. reacts with copper, as a result of which copper is oxidized while the acids are reduced. ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लेने पर ही केवल ये देखा जाता है कि कॉपर रिएक्ट करता है, जिस वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ हम HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इनके साथ कॉपर की रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स द लेस एंड नेगेटिव ई नॉट m plus 2 m values across the 3D series of transition metals is related to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. देखो जाहिर सी बात है, अगर आप कह रहे हो कि ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव आ रही हैं, ई नॉट वैल्यूज़ लेस नेगेटिव मतलब m+2 बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, और m+2 स्टेबल हो गया है, इसका मतलब कि आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि जो या तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो कम हो गई है, या हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम दोनों अलग अलग चीज़ें देखते हैं कि या तो जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो कम आ जाए तो डेल्टा एच नेगेटिव आ सकता है रिजल्टेंट, या हीट रिलीज बहुत ज़्यादा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा एच नेगेटिव आ सकता है। तो जाहिर सी बात है 3D सीरीज़ के अंदर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, कि जो लेस एंड नेगेटिव ई नॉट m+2 m वैल्यूज़ आती हैं वो सीधा सीधा रिलेटेड है इस बात से कि उनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज का जो सम है वो धीरे धीरे क्या होगा,
इंक्रीज होगा, इज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पीज। ओके, अब देखिए आगे बात करें। अब आगे देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ई नॉट M+2M values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the trend। अगर हम जनरल बात कर रहे हैं कि जो ई नॉट वैल्यूज़ M+2M वैल्यूज़ है वो नेगेटिव आती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जिसको हमें ध्यान रखना है, जिसको हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ई नॉट M+2M वैल्यूज़ जो है मैग्नीज, निकल और जिंक के लिए जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग उससे भी ज़्यादा नेगेटिव आती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, बात करें एक्सप्लेनेशन की। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड डी सबशेल D5 इन Mn+2 एंड द कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 इन Zn+2 आर रिलेटेड टू देयर E naught M+2M values, while E naught M+2M values for nickel is related to highest negative hydration enthalpy delta H hydration। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हाफ फिल्ड डी सबशेल है D5 है उसकी स्टेबिलिटी देखें अगर Mn+2 के अंदर, तो Mn का रीज़न ये हो गया कि जो ट्रेंड से ज़्यादा नेगेटिव E नॉट वैल्यूज़ आती हैं उसका सीधा सीधा रिलेशन है M+2 जो आयन होता है, Mn+2 जो आयन होता है उसमें हाफ फिल्ड डी सबशेल 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी हाई स्टेबिलिटी की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें Zinc+2 में, तो Zinc+2 में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है जो कि एक कम्प्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो Mn+2 में हाफ फिल्ड स्टेबल 3D सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन और Zinc+2 में फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 इन Zn+2, इन दोनों की वजह से इनकी ई नॉट वैल्यूज़ को समझाया जा सकता है। जबकि अगर बात करें ई नॉट M+2M वैल्यूज़ फॉर निकल, तो निकल के लिए हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी रेस्पॉन्सिबल है उसके नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। ओके, अब हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट M+3 एक्वस M+2 एक्वस वैल्यूज़। देखो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने M+2M वैल्यूज़ को समझा ठीक उसी प्रकार से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए M+3 एक्वस M+2 एक्वस वैल्यूज़ को भी समझा सकते हैं। अब ये ई नॉट M+3 M+2 एक्वस वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती हैं दैट मीन्स M+3 M+2 में रिड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती हैं तो M+3 M+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब M+3 कन्वर्ट हो रहा है M+2 में, इट मीन्स M+2 ज़्यादा स्टेबल है, मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। और अगर M+3 एक्वस M+2 एक्वस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब M जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है मेटल वो उसकी ज़्यादा स्टेबल है। तो जाहिर सी बात है M+3 एक्वस M+2 एक्वस में कन्वर्ट कैसे होगा? तो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, यहाँ रिडक्शन होगा। तो क्या हो रहा है देखिए, M+3 एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद M+2 एक्वस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा, इनकी वैल्यूज से कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए बॉक्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ जाएगा कि ई नॉट M+3 M+2 वैल्यूज़ हाई एंड पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स M+3 M+2 में कन्वर्ट हो रहा है और M+3 M+2 में कन्वर्ट इसीलिए हो रहा है कि मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और अगर M+3 M+2 वैल्यूज़ लो एंड नेगेटिव हैं दैट मीन्स M+3 M+2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मना कर रहा है कि M+3 कह रहा है M+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि M+3 स्टेट जो मेटल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है। ई नॉट M+3 एक्वस M+2 एक्वस वैल्यूज़ हाई एंड पॉजिटिव आती हैं और ऐसा इसलिए है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम बात करें ई नॉट M+3 M+2 वैल्यूज़ लो एंड नेगेटिव होती हैं तो इसके लिए हम कहेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, अब ज़रा देखें कुछ वैल्यूज़ हमको उनकी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करती हैं, देखिए ज़रा उसकी भी बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, द लो ई नॉट M+3 M+2 वैल्यूज़ फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम +3 विच हैज़ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अभी मैंने क्या समझाया कि M+3 M+2 वैल्यूज़ में अगर वैल्यू लो आती हैं तो इसका मतलब है कि
M+3 ज़्यादा स्टेबल है और हाई आती हैं तो M+2 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए M+3 M+2 वैल्यू लो आती है और वो लो आने का कारण क्या है कि स्कैंडियम+3 बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तो एक बार देखें, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है और जब आप स्कैंडियम+3 आयन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d04s0। इसमें आर्गन जैसी स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस वजह से स्कैंडियम+3 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके लिए +3+2 का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बहुत ही लो आती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जिंक के लिए E0 M+3 M+2 की जो वैल्यू है बहुत हाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिंक में क्या होता है, जब आप जिंक +2 की बात करते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है और वो किसी भी कंडीशन में +3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हाई वैल्यू ऑफ E0 M+3 M+2 फॉर जिंक ये हमको बताती हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक जो है वो कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो दिस हाई वैल्यू इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2 विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या है Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d10 4s0। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करें थर्ड एग्जाम्पल की। द कंपेरेटिव हाई वैल्यूज फॉर Mn shows that Mn+2 is particularly stable due to half filled d subshells D5 configuration। Mn के लिए भी समझा सकते हैं कि वैल्यूज़ बहुत हाई आती हैं, दैट मीन्स Mn+2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है Mn+3 के कंपैरिजन में, और वो बिल्कुल क्लियर है कि Mn+2 में क्या होता है, 3d5 जैसी हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस वजह से उसकी E0 M+3 M वैल्यूज़ बहुत हाई आती हैं, राइट। तो कंपेरेटिव हाई वैल्यू फॉर Mn shows that Mn+2 is particularly stable due to half filled d subshell D5 configuration। ठीक है, अब आगे देखिए। द कंपेरेटिव लो वैल्यूज फॉर Fe shows that extra stability of Fe+3 due to half filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5। तो अगर हम बात करें Fe के लिए, आयरन के लिए, तो E0 M+3 M वैल्यूज़ बहुत ही लो आती हैं। क्यों? क्योंकि Fe+3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 की वजह से। तो Fe+3 में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं, इसलिए वो किसी भी कंडीशन में +2 में कन्वर्ट नहीं होगा और उसके लिए जो ये वैल्यू आएगी +3+2 का जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा बहुत ही लो आएगा। तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल देखे, आयरन का, आयरन का, मैग्नीज का, स्कैंडियम का और जिंक का, जिनकी E0 M+3 M+2 वैल्यूज़ को कंपेयर किया उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम आगे बात करें केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। केमिकल रिएक्टिविटी को हम कैसे समझें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कैन बी डायरेक्टली बी एक्सप्लेन्ड बाय देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यूज़। अगर ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू से इजीली समझाया जा सकता है। कैसे समझा सकते हैं? और वो यहाँ पे हम बात करें स्पेसिफिकली E0 M+2 M वैल्यूज़ की। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, हायर द नेगेटिव E0 वैल्यू। E0 वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी नेगेटिव में, the metal will be more reactive, that means the metal will have tendency to be in form of M+2 by forming compounds, thus such metals are good reducing agents। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी मेटल के लिए E0 वैल्यू, E0 M+2 M वैल्यूज़ बहुत हाईली नेगेटिव देखते हो, इसका मतलब है कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जितना E0 वैल्यू कम उतना मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा, यानी मेटल की रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है E0 M+2 M पोटेंशियल की। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं E0 वैल्यू बहुत हाईली नेगेटिव है, बहुत कम है, दैट मीन्स मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जब मेटल रिएक्टिव होगा तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके M+2 बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखेगा और अपने कंपाउंड्स बनाएगा। और जब मेटल M से M+2 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इसका मतलब ऐसे जो मेटल्स होंगे जिनका E0 वैल्यू हाईली नेगेटिव होगा वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि E0 M+2 M वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव आती हैं, इसका मतलब है कि मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी, और ऐसे केसेस में मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल फॉर्म में मेटल जो
एलिमेंटल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा अपने कंपाउंड से, और ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हायर द पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज, जैसे कि कॉपर की बात करें, द मेटल विल बी लेस रिएक्टिव। तो आप जानते हैं कॉपर की रिएक्टिविटी कंपैरेटिव टू जिंक और दूसरे जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनसे कम होती है। M+2 टेंड्स टू बी M मीन्स इट्स आयंस आर इजीली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म M, राइट। तो जो M है वो इजीली M+2 जो है वो इजीली M में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके आयंस इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे कंपाउंड से और एलिमेंटल फॉर्म M का प्रिपरेशन हो जाएगा, और ऐसे मेटल्स जो हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, राइट। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, On going from left to right in 3D series, E0 for M+2 M becomes less negative, so reactivity also increases। जाहिर सी बात है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ, E0 वैल्यू जो E0 M+2 M वैल्यूज है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है। जितनी लेस नेगेटिव होती जा रही है उससे रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट कॉपर कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 1MH+ आयन सॉल्यूशन एसिड्स, राइट। कॉपर को हटा दें क्योंकि उसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है, उसके अलावा जितने भी 3D सीरीज के आयंस हैं उन सब के लिए E0 वैल्यूज नेगेटिव हैं, उन सभी को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है 1MH+ आयन एसिडिक सॉल्यूशन से, राइट। कॉपर हैविंग पॉजिटिव E0 बिकम्स लेस रिएक्टिव इन 3D सीरीज। अगर पूछा जाए कि 3D सीरीज में सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन है तो वो है कॉपर, और क्यों है, अपने हाई और पॉजिटिव E0 M+2 M वैल्यूज की वजह से। ओके, अब आगे देखिए, आगे बात करें पॉइंट नंबर 5 की, जो कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने के, राइट। देखिए, E0 वैल्यूज फॉर मैग्नीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। अभी हमने ऊपर भी बात की थी, यहाँ फिर से बता रहे हैं कि मैग्नीज, निकल और जिंक के लिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक जनरल ट्रेंड से, उसके कंपैरिजन में मोर नेगेटिव E0 वैल्यूज आती हैं। It is due to the stabilities of half-filled D subshell in D5 in Mn+2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Mn+2 जो है उसमें क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड D सबशेल D5 मिल रहा है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिंक +2 के लिए, तो कंप्लीटली फील्ड D सबशेल D10 इन जिंक +2। जिंक +2 में क्या देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली फील्ड D सबशेल D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, जिस वजह से उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव आ रही है। और तीसरा कौन है, निकल, तो उसके लिए क्या है, हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर निकल +2। वहाँ पे निकल +2 के लिए क्या देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर निकल +2, जो कि उसके लिए मोर नेगेटिव E0 वैल्यूज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, और जब इनके लिए वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं तो जाहिर सी बात है इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी। दस दीज 3 बिकम्स मोर रिएक्टिव देन एक्सपेक्टेड। जितना हम ट्रेंड में एक्सपेक्ट करते हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इनका E0 वैल्यू मोर नेगेटिव है, इसलिए उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इनका रिएक्टिविटी भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये सारी बातें जो थी पॉइंट नंबर 5 तक, ये हमने बात की केमिकल रिएक्टिविटी से कैसे आप रिलेट कर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M+2 M वैल्यू से कैसे केमिकल रिएक्टिविटी को रिलेट कर पाओगे। और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 और 7 में कि E0 M+3 M+2 वैल्यू से हम कैसे बताएं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी उस पर्टिकुलर आयन की, उस पर्टिकुलर मेटल की सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो देखिए पॉइंट नंबर 6, E0 values for the redox couple M+3 M+2 for Mn and cobalt are highly positive। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नीज और कोबाल्ट के लिए जो M+3 M+2 वैल्यूज़ आती हैं, E0 M+3 M+2 वैल्यूज़, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट M+2 आयंस आर मोर स्टेबल देन M+3 आयन इन केस ऑफ दीज टू मेटल्स। फिर जाहिर सी बात है अगर E0 M+3 M+2 वैल्यूज़ मैग्नीज और कोबाल्ट के लिए पॉजिटिव आ रही हैं, हाईली पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों मेटल के लिए जो +2 आयन हैं Mn+2 और कोबाल्ट +2, उनकी स्टेबिलिटी M+3 यानी कि Mn+3 और कोबाल्ट +3 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब ये क्यों ज़्यादा है उसको समझते हैं। पहली बात, इट इज़ ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D सबशेल D5 इन Mn+2। Mn+2 में D5 की हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, इस वजह से Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट +2 विथ वाटर।
कोबाल्ट प्लस टू वाटर के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिस वजह से भी कोबाल्ट प्लस टू की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Mn+2 क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो Mn+2 में हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस वजह से वो स्टेबल है। और अगर कोबाल्ट प्लस टू की बात की जाए कि वो कोबाल्ट प्लस 3 के कंपैरिजन में क्यों स्टेबल है, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। Hence, Mn+3 and Cobalt+3 are the strongest oxidizing agents in the aqueous solution. इसी वजह से क्या होगा कि Mn+3 और Cobalt+3 आयन जो हैं वो इजीली Mn+2 और Cobalt+2 आयन में रिड्यूस हो जाएंगे और Mn+3 और Cobalt+3 आयन्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, अब आगे देखिए। अब पॉइंट नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं कि E0 वैल्यूज़ नेगेटिव किन के लिए आती है और वो क्यों आती है। तो देखिए, E0 वैल्यूज़ फॉर द रेडॉक्स कपल M+3 M+2 फॉर टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम आर नेगेटिव। जो रेडॉक्स कपल अगर हम बात करें M+3 M+2, तो E0 M+3 M+2 वैल्यूज़ जो हैं वो टाइटेनियम के लिए, वेनेडियम के लिए और क्रोमियम के लिए नेगेटिव आती हैं। नेगेटिव आने का क्या मतलब हो गया, इट मीन्स दैट M+3 आयन्स आर मोर स्टेबल देन M+2 आयन इन केस ऑफ दीज 3 मैटर्स। M+3 M+2 आयन की वैल्यूज़ जो हैं अगर वो नेगेटिव आती हैं, E0 M+3 M+2 वैल्यू नेगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट M+3 स्टेट M+2 स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी +2 से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। तो पहले बात करें क्रोमियम की। इट इज़ ड्यू टू T2G हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 आयन में क्या होगा, T2G हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जबकि एंड मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू आयनेशन एंथैल्पी इन टाइटेनियम +3। और टाइटेनियम +3 में क्या हुआ, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और वेनेडियम +3 के केस में भी यही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी के केस में ज़्यादा है। इन तीनों के लिए देखिए ध्यान से, क्रोमियम +3 के लिए, टाइटेनियम +3 के लिए और वेनेडियम +3 के लिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्रोमियम के लिए रीज़न क्या है कि क्रोमियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसके पास T2G हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जबकि टाइटेनियम +3 और वेनेडियम +3 के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। Hence their M+2 आयन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसीलिए इन तीनों मेटल के जो M+2 आयन हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने के बाद इजीली हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, इजीली हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं और खुद जो है वो M+3 आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन स्पीसीज़ के लिए, इन मेटल्स के लिए M+3 आयन M+2 आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्रोमियम का, तो क्रोमियम +2 एक्वस जो होगा वो एसिडिक मीडियम में H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा, इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले E0 M+2 M पोटेंशियल के बारे में, उसको समझा कि कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, फिर हमने उस वैल्यू से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को समझा और फिर हमने E0 M+3 M+2 वैल्यूज़ को कंपेयर किया, उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी किया और फिर हमने केमिकल रिएक्टिविटी को हमने रिलेट किया कि कैसे केमिकल रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट किया जाता है, E0 M+2 M पोटेंशियल से और E0 M+3 M+2 पोटेंशियल से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी आपको समझाया वो समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 11th 12th नीट और JEE के केमिस्ट्री के जो वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।